आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का आंसर पेपर सन 2020 का चौथा सेट। मेरे यूट्यूब चैनल जय मां सरस्वती क्लासेस में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय मां हिल्या। निर्देश है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए खंडिका का। पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है इटली, तीसरा विकल्प है फ्रांस, चौथा विकल्प है इंग्लैंड। तो हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फ्रांस से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। दूसरा प्रश्न है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। पहला विकल्प है रॉलेट एक्ट, दूसरा विकल्प प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा विकल्प है खिलाफत आंदोलन, चौथा विकल्प है चौरी चौरा की घटना। तो रॉलेट एक्ट के तहत असहयोग आंदोलन की शुरुआत सन 1920 ईस्वी में की गई थी। विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन बैंक है। प्रश्न नंबर तीसरा है करो या मरो का नारा किसका था। पहला विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा विकल्प है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा विकल्प है भगत सिंह, चौथा विकल्प है महात्मा गांधी। तो विकल्प नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। करो या मरो का नारा जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब महात्मा गांधी ने दिया था। चौथा प्रश्न है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। पहला विकल्प है जुसेपे गैरिबाल्डी, दूसरा विकल्प है ऑटो वान बिस्मार्क, तीसरा विकल्प है नेपोलियन, चौथा विकल्प है विलियम प्रथम। तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। जुसेपे गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण की शुरुआत की थी। पांचवा प्रश्न है भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो विकल्प नंबर 1 27, विकल्प नंबर 2 28, विकल्प नंबर 3 29, विकल्प नंबर 4 30। तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं। विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। पिछले 2020 के तीसरे सेट में पूछा था प्रश्न में। तो इसमें जैसे विकल्प नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी ये है, दूसरा विकल्प है इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी है, तीसरा विकल्प है बहुजन समाज पार्टी ये भी है, चौथा विकल्प है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये राजकीय पार्टी केवल अभी उत्तर प्रदेश की है। फिर आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण सन 1871 ईस्वी में ऑटो वान बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। इसने जो प्रासा था उसके राजा को भी मिलाया। फिर आता है लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण लिखिए। तो लोकतंत्र जनता का शासन होता है, इसमें अगर जातिवाद का पक्ष लेते हैं तो दूसरे जाति के लोग उसमें विरोध करते हैं। फिर आता है लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियां बताइए। तो भारतीय लोकतंत्र के सामने आने वाली 2 चुनौतियां निम्न है। अगर जातिवाद के अनुसार काम किया जाएगा तो अगले चुनाव में जो नेता चुना हुआ होता है उसको हार का सामना करना पड़ता है। फिर आता है लघुत्तरीय प्रश्न सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है। 2 तर्क दीजिए। तो सांप्रदायिकता यही जो जातिवाद के अंतर्गत इसी सांप्रदायिकता आती है। इसमें अगर जाति के अंतर्गत सरकार चलाई जाती है तो अगले बार चुनाव में उसको हार का सामना करना पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है अथवा में उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आता है 11 नंबर प्रश्न मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें चीन की क्या भूमिका है। एक मुद्रा क्रांति थी, यहाँ मुद्रण संस्कृति। तो मुद्रण संस्कृति
एक छापा खाना है। इसके अंतर्गत हाथ से सिलेटों और तख्तों पर लिखे जाते थे, हाथ और खड़िया की सहायता से। इसमें चीन के बहुत सबसे पहले मुद्रण संस्कृति की शुरुआत चीन, जापान, कोरिया आदि देशों में हुई थी। अगला प्रश्न है, अथवा में गुटनबर्ग कौन था? मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है? तो गुटनबर्ग जापान का एक आविष्कारक था। इसने जापान में सबसे पहले छापे खाने की शुरुआत की थी। फिर अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, संघवाद क्या है? भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं लिखिए। तो संघवाद 2 या 2 से अधिक स्तरों का नियंत्रण करता है। इसके अंतर्गत कानून व्यवस्था, सरकार के राज्य और केंद्रीय ढांचा, क्षेत्रीय व्यवस्था, जिला स्तरीय व्यवस्था, ये सभी संघीय राज के अंतर्गत आते हैं। फिर अथवा में विकेंद्रीकरण क्या? इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है? 4 का उल्लेख कीजिए अथवा में। 13 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी? इसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। इसमें लुईस ब्रेल के अनुसार सन 1944 ईस्वी में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न लुईस ब्रेल वाला इसके पीछे पूछा था। इस बैंक की स्थापना सन 1944 ईस्वी में की गई थी। इन दोनों बैंकों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थापित है। फिर अगला प्रश्न आता है, अथवा में विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया? इसमें तकनीकी का क्या योगदान है? फिर मानचित्र संबंधित प्रश्न आता है। देखिए ये पिछला सेट में सेम क्वेश्चन मानचित्र का है, तो समझ लीजिए कि मानचित्र में हर बार वही आता है। देखो, वह स्थान जहां से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे, तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत साबरमती आश्रम से किए थे 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को। फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटे, तो अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटे थे 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में। इस घटना में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां सितंबर 1920, और हमेशा बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है कि सितंबर 1920 और दिसंबर 1920, तो सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पश्चिम बंगाल या कोलकाता में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर किया, तो महात्मा गांधी ने चौरी चौरा सन 1922 ईस्वी में जब घटना घटी तो असहयोग आंदोलन के समाप्त कर दिया था। तो चौरी चौरा पड़ता है गोरखपुर में, गोरखपुर में ना, ये गोरखपुर है, तो गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में सन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना घटी थी। फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये वाला प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है। तो कहाँ हुआ था? चेन्नई में, मद्रास वर्तमान नाम है चेन्नई। फिर आता है खंड खा,
खंड ख व विकल्प प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? विकल्प नंबर 1 झारखंड, विकल्प नंबर 2 गुजरात, विकल्प नंबर 3 राजस्थान, विकल्प नंबर 4 बिहार। तो काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है, तो गुजरात राज्य में काली मिट्टी का विस्तार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार, पहला विकल्प है जोट, दूसरा विकल्प है कॉफी, तीसरा विकल्प है जौ, चौथा विकल्प है रबर। तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा जूट। जूट, कपास, ये सभी रेशेदार फसल है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा विकल्प है लखनऊ, तीसरा विकल्प है भोपाल, चौथा विकल्प है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी या सिटी के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? पहला विकल्प है कोंडला बंदरगाह जो है गुजरात में, तो गुजरात कहाँ है? पश्चिम में है। फिर दूसरा विकल्प है कोच्चि, तीसरा विकल्प है मुंबई, ये सब पश्चिम में है ना। फिर आता है चौथा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम है ना इधर, तो विकल्प नंबर 4 हमारा विशाखापट्टनम सही हो जाएगा। फिर 19 नंबर प्रश्न है, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीआई के कार्य लिखिए भारतीय रिजर्व बैंक के। तो विकल्प नंबर 1 हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, विकल्प नंबर 2 भारत के राष्ट्रपति, विकल्प नंबर 3 वित्त मंत्री, विकल्प नंबर 4 प्रधानमंत्री। तो 19 का विकल्प नंबर का हमारा सही हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण जारी करता है। 20 नंबर प्रश्न है, विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? विकल्प नंबर 1 दो देशों के मध्य, विकल्प नंबर 2 दो प्रदेशों के मध्य, विकल्प नंबर 3 दो नगरों के मध्य, विकल्प नंबर 4 दो गांवों के मध्य। तो विदेशी व्यापार जो होता है एक देश से दूसरे देश के बीच होता है। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो आप लोग समझ सकते हैं कि मौसम के अनुसार जो बेरोजगारियां होती है उसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे बारिश के दिनों में अगर ज्यादा वर्षा होने लगती है तो लोग घर में बैठ जाते हैं, इसलिए एक मौसमी रोजगार है। ठंड में ही होता है। चेक किसे कहते हैं? तो चेक बैंक जारी करता है या किसी व्यक्ति का, इससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नाम लिखकर उसको चेक काट देता है, और चेक अगर उसका बना रहेगा तभी वह व्यक्ति काटेगा। फिर बैंक के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो बैंक पैसा जमा करता है तथा पैसा देता भी है या निकालता भी है, और बैंक लोगों को ऋण भी प्रदान करता है। फिर अगला प्रश्न है, जल दुर्बलता क्या है? इसके 3 मुख्य कारण बताइए। तो जल की कमी को ही जल दुर्बलता कहते हैं। जल दूषित या कमी, दूषित होता है ना जल, तो जल दूषित सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि होगी तो सभी प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी होते हैं। तो जैसे जल में गंदा पानी जब बह कर जाता है तो जल जो स्वच्छ रहता है वो भी अस्वच्छ हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, अथवा में कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो कृषि की प्रमुख 3 समस्याएं निम्न है। अगर कृषि को फसल को समय से पानी ना मिले तो फसल धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, और अगर
वर्षा कभी कभी ज्यादा भी हो जाती है तो भी फसल नष्ट हो जाती है। आप लोग लंचो वाला चैप्टर पढ़े होंगे। फिर अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी। ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो गैर परंपरागत और परंपरागत। तो गैर परंपरागत जो पहले नहीं हुआ करते थे, कुछ दिनों पहले उनका उत्पादन किया गया है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। तो गैर परंपरागत में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का उत्पादन ऊर्जा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सब गैर परंपरागत हैं जो कुछ दिन पहले से इसकी शुरुआत हुई है। फिर अगला प्रश्न आता है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं अथवा में किन्हीं 4 प्रकार के प्रदूषण का उल्लेख कीजिए। तो देखिए उद्योग पर्यावरण को निम्न प्रकार से प्रदूषित करते हैं। उद्योगों से जो धुआं निकलता है वो पर्यावरण को बहुत ही प्रदूषित कर देते हैं, जिसके कारण मनुष्य और जनधन को बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर अगला प्रश्न है भारत के अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है? इसके 4 प्रमुख कारण बताइए। तो भारत में अधिकांश जूट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। इसी कारण सबसे ज्यादा जूट की मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित है। अथवा में है फिर विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व स्तर के मापदंड से अलग है? फिर आइए मानचित्र संबंधित प्रश्न। लौह इस्पात उद्योग का कोई एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो लौह इस्पात से भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो लौह इस्पात का उद्योग केंद्र है झारखंड में। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग स्थापित है। दूसरा प्रश्न है राणा प्रताप सागर चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो राणा प्रताप सागर जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश को जो चंबल नदी जोड़ती है वहीं पर चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल घाटी का नाम सुने होंगे ना? चंबल ये नदी है। लाल मिट्टी का राजस्थान और मध्य प्रदेश में चंबल नदी दोनों राज्य में ना बॉर्डर पर बना है। लाल मिट्टी का क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो लाल मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में लाल मिट्टी का विस्तार। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ सब में लाल मिट्टी पाई जाती है। कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र का नाम केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित आणविक ऊर्जा केंद्र। तारापुर परमाणु संयंत्र बताए होंगे कभी, जो पड़ता है महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु संयंत्र। फिर अगला है महाराष्ट्र की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो राजधानी भी रखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। तो महाराष्ट्र की राजधानी नाम सहित चिन्ह सहित ना। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसी के साथ सन 2020 का चौथा सेट अंत होता है। धन्यवाद।